मैं सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे मौका दिया आप लोगों के दरमियान आके बात करने का। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे महमूद पर्चा साहब, जिसने अपना कीमती वक्त निकाला और हैदराबाद को पैट्रॉन हमारे मोहम्मद सुल्तान साहब और दीगर लोग जो मीडिया के मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे भाई, सेव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? हमारे थोड़े कमज़ोर लोग हैं जिनको पता नहीं है, सिर्फ हम लोग आते हैं, अटेंड करते हैं और जाते हैं। आज का उन्वान इसीलिए रखा गया है कि पब्लिक में अवेयरनेस आए, डेमोक्रेसी किसे कहते। हमारे डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट 4 पिलर्स है जो अभी हमारे भाई ने कहा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। ना, लेजिस्लेचर का मतलब ये है तमाम हम लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं, डेमोक्रेसी हम लोग को राइट देता है वोट करने के लिए। उस वोट से हम लोग एमपी एमएलए सेलेक्ट करते हैं। वो एमएलए जाकर पार्लियामेंट में हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए लॉ पास करते हैं। उसे क्या आता है, लेजिस्लेचर। उसके बाद वो लॉ में जो जो खामियां हैं वो तमाम को करेक्शन करके जुडिशरी को दिया जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है वो सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और मीडिया जो भी उसमें खामियां हो रही हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, वो तमाम लोगों के बीच में लाकर उसको उजागर करते हैं। सो ये पूरा एक सर्कल है। इस पे आम आदमी की जिम्मेदारी है कि हमारा वोट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम किस आदमी को अपना लीडर चुनते हैं। वही आदमी जाकर पार्लियामेंट में हमारे लिए कानून बनाता है, फिर मेजॉरिटी के हिसाब से वो कानून को पास किया जाता है। हमारे जनरल पब्लिक पे ये जिम्मेदारी अहद होती है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन हमारे लिए बेहतर है। तो मैं तमाम आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपना कीमती वोट जो है देख समझ कर इस्तेमाल करिए, आपस में मत बटिए। कुरान में भी पहला अल्फाज अल्लाह ताला ने फरमाया है, इक़रा, पढ़, नॉलेज गेन करिए, पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, आपको कानून से, डेमोक्रेसी से आपको क्या राइट्स मिल रहे हैं, उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आपको कुछ परेशानी है, कुछ वो है, गूगल में सर्च करिए, पढ़िए, नॉलेज गेन करिए। इल्म हासिल करने से आदमी में काबिलियत आती है। इल्म आदमी को आँख देता है, सलाहियत देता है चीज़ों को समझने की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे सीनियर एडवोकेट साहब और मीडिया के तमाम दीगर लोग मौजूद हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग पढ़िए, अपना टाइम सही चीज़ में इस्तेमाल करिए। शुक्रिया। जुडिशरी, वही अहमियत है प्रेस की। प्रेस हमारी ज़बान में देश की जनता के, देश के जो मालिक हैं उनके ऐसे नौकर हैं जो उनके अच्छे वाले मुखबिर और खबरी हैं, जासूस हैं। उनके बाकी नौकर जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, कोई भी चोरी करते हैं तो प्रेस जो है उनको बताती है। ये अहम जिम्मेदारी प्रेस की है। इसीलिए प्रेस की आज़ादी, प्रेस की फ्रीडम, प्रेस की खुद मुख्तारी उतनी अहम है जितनी बाकी किसी पिलर की डेमोक्रेसी के, किसी भी डेमोक्रेसी में। हमारे मुल्क में भी प्रेस की वही अहमियत है, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, प्रेस जो है बाकी इदारों की तरह बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मां सिवाय सोशल मीडिया के ज़रिए से जो अपना प्रेस के इदारे चला रहे हैं, उनके अलावा छोड़ के देखा जाए तो सारी अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाने वाले जो प्रेस है वो एक तरीके से मुल्क को कमज़ोर करने में, मुल्क की जमहूरियत को कमज़ोर करने में, मुल्क की आवाम को कमज़ोर करने में एक
बहुत एक्टिव रोल निभा रही है। ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मुझे ये खुशी है इस बात को बताते हुए कि जो सोशल मीडिया की जो प्रेस है, जो अपने आप पिछले कुछ सालों में आगे बढ़ी, ऊपर उठी, और आज ये हालात हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को एकदम अपने से पीछे छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें उनकी बिलाशुबा मेहनत, टैलेंट और बहादुरी शामिल है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अब तो फिर भी थोड़ी बहुत उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन कुछ सालों पहले तक जो सोशल मीडिया के प्रेस चैनल्स चला रहे थे उनकी बहुत ही बुरी हालत थी। कोई भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की नज़र से देखता था और उनके साथ बेइज्जतियाँ होती भी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जगह बना रहे हैं और एक तरह से रिप्लेस कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को जो कहलाना चाहते हैं उनसे। और मेन स्ट्रीम अब सोशल मीडिया बन गई है। उनकी रीच भी उस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं ज़्यादा हो गई है जो टेलीविज़न और अखबारों के ज़रिए अपने आप को मीडिया बताना चाहते हैं। ये आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आप इतनी अहम एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं मुल्क के लिए। और इस अहम टाइम पर जब प्रेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे टाइम पे ही तो जो फासिस्ट ताकते हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ऐसे ही टाइम पे या कोई भी डेमोक्रेसी के खिलाफ या डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाली या किसी भी सोसाइटी को कमज़ोर करने वाली, डेमोक्रेसी भी ना हो वहाँ जो कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, जो सोसाइटी की, किसी भी सोसाइटी की सारे वसाइल को कब्जा करके अपने पास समेट लेना चाहते हैं, वो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग सबसे पहले प्रेस पे ही अटैक करते हैं, प्रेस को ही कमज़ोर करते हैं कि हमारी चोरियां, हमारे गंदे और घिनौने काम मंजर आम पर ना आ सके। तो इस जिम्मेदारी को सोशल मीडिया के जरिए से आप लोगों ने बहुत ही बखूबी निभाया है। मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो हमने एक हमारा अहम जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यही है कि हम हर जगह वकीलों की भी टीम बनाते हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनको भी किसी भी हमारा जहां ऑफिस खुलता है, दफ्तर खुलता है, चैप्टर खुलता है, वहां पे एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि वकीलों के साथ अलग अलग वीकर सेक्शंस की नुमाइंदगी करने वाले वकीलों के साथ अलग अलग वीकर सेक्शंस के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी उस टीम का हिस्सा बने, ताकि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान बचाने का काम जो है बहुत ही आसानी के साथ हो सके और बहुत ही जल्दी से वो फैल भी सके और उसका फायदा आम नागरिकों को, सिटीजन्स को और शहरियों को पहुंच सके। तेलंगाना में हम लोगों ने काफ़ी दिन से कोशिश की मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही शोबा शुरू में काम करने की, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं, मिशन सेव वक्फ। तो मुझे ये बताते हुए अब आज खुशी हो रही है कि कम से कम हमने एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और तेलंगाना स्टेट की मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी हमारे सैयद कासिम साहब हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बना के हमने इनके हवाले ये जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है, कासिम साहब से गुजारिश करूंगा अगर वो मुनासिब समझे तो करा दें, बहुत ही उम्मीदों के साथ, क्योंकि तेलंगाना एक बहुत ही अहम स्टेट है वक्फ के सिलसिले में भी, और जो इंडिया का साउथ है, साउथ की तरफ अभी पूरा इंडिया देख रहा है कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए, देश बचाने के लिए साउथ के लोगों की जिम्मेदारी नॉर्थ के लोगों से भी ज़्यादा है आज। तो इसलिए साउथ की तरफ जाने के लिए जो सबसे पहला बॉर्डर आता है वो तेलंगाना का ही आता है। तो इसलिए बहुत ही अहम स्टेट में सैयद कासिम साहब को ये जिम्मेदारी यहाँ की मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की कोऑर्डिनेटर की हम सब लोगों से मशवरा करके और एक
यूनानिमस राय से इनको बनाया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी लोगों को साथ लेके एक ही गोल से, एक ही जो मकसद है उसको सामने रख के कि हमें जो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है कि हम घर घर संविधान पहुंचा के संविधान से हर समाधान हर एक शहरी को पहुंचा सके, हर मुश्किल का, परेशानी का और उसकी फलाह बहबूद का रास्ता संविधानिक जरिए से, पीसफुल जरिए से उसको मुहैया करा सके। इस मिशन को वो आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल अदा करे। लेकिन ये मुश्किल हालात है, मुश्किल दौर है और अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो एक रिलेटिव सेफ्टी तेलंगाना में अभी है। कितने दिन तक रहेगी इसका अंदाजा तो आप सब लोग ही लगा पाएंगे बेहतर, और कितने दिन तेलंगाना के लोगों को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि दो इश्यूज हैं बड़े बड़े। एक इशू है ईवीएम का। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये नारा एक सिर्फ नारा नहीं। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी, देश खतरे में है ईवीएम के जरिए से। अगर आम नागरिकों का वोट उनकी सरकार नहीं बनाता बल्कि एक ईवीएम की मशीन सरकार बनाती है तो ये कितना बड़ा खतरा मुल्क के लिए है, भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए, ये आप लोग सब समझ सकते हैं। फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, हम वोट किसी को देंगे, बनेगा कोई और अगर किसी के पास ऐसा फॉर्मूला आ जाए कि जनता को, आवाम को निगलेक्ट करके, उनको भूल कर, उनका शोषण करके सरकार बन सकती है तो कोई भी जो सरकार बनाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जनता से बात ही क्यों करेगा, उनके बारे में सोचेगा ही क्यों। इतना अहम मुद्दा है कि आप वोट किसी को दे रहे हैं, वोट किसी और को जा रहा है, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा खतरा मुल्क में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि ईवीएम को हटा के, पूरी तरीके से हटा के, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से या फिजिकल बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हम लोग वकील हैं, कानून के जानकार, कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल भी कोई 1% भी अड़चन नहीं है। चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं उसी तरीके से होंगे, लेकिन पेपर बैलेट से होंगे। ईवीएम से चुनाव ज़्यादा महंगे होते हैं, ईवीएम से चुनाव खतरे से भरे हुए होते हैं, ईवीएम से चुनाव देर से होते हैं। पेपर बैलेट से चुनाव सस्ते होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित, सेफ होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होते हैं और सस्ते होते हैं। तो फिर भी अगर कोई पेपर बैलेट की मुखालफत करता है, इसका मतलब उसका मकसद सिर्फ इलेक्शन में धांधली करके इलेक्शन जीतना। ये बात अपने जहन में क्लियर करनी चाहिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी इस बात से अब इत्तेफाक रख रही हैं। कल आप सब लोगों ने सैम पिट्रोडा साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उसमें देवासायम साहब, जो सिटीजन कमीशन जो बनी है इलेक्शन के लिए, जिन्होंने 2021 में रिकमेंडेशन दी, उन्होंने भी कल देवासायम साहब ने और सैम पिट्रोडा साहब ने कैटेगोरिकली ये बोला, कोई वीवीपैट नहीं, कोई मशीन नहीं, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। अगर आवाम साथ है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो ईवीएम से चुनाव करा ले। भारत में सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप सब लोगों को कमर कस के, देश बचाने के लिए, अपना वोट बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश को दुश्मनों के हाथों लुट जाने से बचाने के लिए कमर कस के ईवीएम की मुखालफत में हर एक उस सीईओ के ऑफिस के बाहर, जो स्टेट के हेड होते हैं इलेक्शन कराने के, जो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, उनके ऑफिस के खिलाफ परमानेंट प्रोटेस्ट लगाना है, जैसा किसान आंदोलन में CNRC में लगा था। दूसरा, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो DM होते हैं आमतौर पर, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन लगाना है और बैठना है वहाँ पे CNRC और किसान आंदोलन की तरीके से। तीसरा, जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन की वोटिंग मशीन्स, वेयर हाउसेज हैं, गोदाम हैं, जहाँ पे रखी जाती हैं, वहाँ आपको घेराबंदी करके बैठना है।
तो ये काम आप लोग शुरू कर दें, जिसकी जहाँ ताकत है, तेलंगाना में भी और जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जा रही है। तो ईवीएम हटाओ। संयुक्त मोर्चा की तरफ से मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस काम पे आप तुरंत लग जाएं। सभी लोगों को इस बारे में अवेयर भी करें, फ़ोन के ज़रिए से हमारा मैसेज पहुँचाएं, घर घर जाएं, घर घर लोगों को कन्विंस करें कि ईवीएम एक धोखा है, देश के लिए खतरा है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, इसमें कोई भी इसमें अड़चन रुकावट है ही नहीं। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। दूसरा, जो वोटर हैं वो अपने वोट चढ़वाने का भी काम करें, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने और उनसे जो सीखती हैं तंजीम और जो उनके साथ गठजोड़ करती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नजर गठजोड़, नजर आने वाला गठजोड़, वो आपके वोट, वो फर्जी वोटर के जरिए इलेक्शन जीतने की कोशिश। तो ये दो काम करने, आपको अपने वोट भी बनवाने हैं और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देने, पेपर ही चुनाव होने। अभी टाइम है वोट बनवाने का भी। तो आप लोग सब फॉर्म 6 भरें और अपने वोट चेक करें। और जो डीएम है उनकी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है कि घर घर वोटर लिस्ट दुरुस्त करें। ये भी उनके ऑफिस के बाहर आप जब धरना है तो उनको मजबूर करें कि घर घर जाके वोटर लिस्ट भी दुरुस्त करें। किसी भी इंसान का, किसी भी नागरिक का 18 साल का जो जनवरी 1, 2024 को हो गया, उसका वोट कटना नहीं चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी जब आप लोग प्रदर्शन करेंगे ईवीएम के लिए, ये भी एसडीएम और डीएम साहब को बोले कि ये काम आप फौरन करें। जनता का नौकर, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल चुके हैं हम दबाव में। तो इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या स्टेचर है, ये भी समझना चाहिए। हालांकि स्टेचर होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा ताकत में या लालच में, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा के। चुनाव जनता की मन मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, जनता जो चाहती है उस तरीके से होना चाहिए, चुनाव सुरक्षित होना चाहिए। जो खतरे भरा चुनाव कराने के लिए जिद कर रहा हो, वो चुनाव आयोग, ईमानदार चुनाव आयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल दबाव में है या लालच में है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं।